हेलो एवरीवन। मैं ट्वेल्थ क्लास के एक पर्टिकुलर चैप्टर या ट्वेल्थ क्लास के कंप्यूटर साइंस के अगर स्टूडेंट हैं तो हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चीज़ें डिस्कस करने की काम कर रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस में आपके पास एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है फंक्शन। हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्वेल्थ क्लास को ऑब्वियस ही बात है, ट्वेल्थ क्लास के मेन सब्जेक्ट के अंडर में आता है ये, ठीक है। सीबीएसई के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, लेकिन अगर आप इसके सिलेबस की बात करो तो सिलेबस में आपको 11th क्लास का जो टॉपिक है वो तो आपको कवर करना ही है। और एक्सेप्ट 11th क्लास, क्योंकि 11th क्लास की जो टॉपिक्स हैं उसको आप 12th क्लास में यूज़ करोगे, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 11th क्लास टॉपिक ऑल्सो। तो कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट टॉपिक है, अगर फर्स्ट फंक्शंस की बात करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, द फंक्शंस। और फंक्शंस को हम एक बाय अभी थियोरेटिकल पार्ट को डिस्कस करेंगे, फिर फंक्शंस के प्रैक्टिकल पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, या फंक्शंस हम बनाते कैसे हैं या वो सारी चीज़ें आप कैसे करते हो, तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शंस को स्टार्ट करते हैं। ये फंक्शंस के मैंने नोट्स बना रखे हैं, ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और नहीं तो आप मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप नंबर पर नॉर्मली मैसेज करके आप इस फंक्शंस को, जो चैप्टर है या जो नोट्स हैं, जो मेरे नोट्स हैं, उस नोट्स को आप वहाँ से मंगवा सकते हो या बोल सकते हो पर्टिकुलरली कि इसका एक पर्टिकुलर पीडीएफ मुझे सेंड कर दीजिए। तो दिस इज़ फंक्शन। फंक्शंस, व्हाट इज़ फंक्शन? फंक्शंस क्या होता है? एक ब्लॉक होता है। ब्लॉक का नहीं मतलब क्या है? आपने सपोज कोई फंक्शन डिफाइन किया, अगर मैं बात बोलता हूँ, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया डेट इज़ द DEF, और मैंने इसको फंक्शंस को ABC के नाम से मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद अगर मैं कोई भी चीज़ लिखूँगा, ये स्टेटमेंट्स, अगर मैं कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूँ, ये पूरी चीज़ों को आप बोलते हो ब्लॉक। तो फंक्शंस क्या है? एक ब्लॉक। क्यों ज़रूरी है? आपने एक बार फंक्शन डिफाइन कर दिया, आपको जब इसकी ज़रूरत हुई आपने इस ब्लॉक को कॉल कर दिया। अब मान लो इस फंक्शंस के ब्लॉक की मुझे नीड है, मान लो 4-5 जगह नीड है थ्रू आउट द प्रोग्राम, तो बेसिकली मैं बस इसको कॉल करूँगा, इस पर्टिकुलर चीज़ को ABC और दिस, ये पूरा ब्लॉक कॉल हो जाएगा। इसके कारण फंक्शंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा नीडफुल होता है। एक तरह से प्रोग्राम्स की जो लाइन होती है, लाइन ऑफ प्रोग्राम्स जो होते हैं, उनको हमें शॉर्ट आउट करने के लिए, छोटा करने के लिए भी हमें फंक्शंस की ज़रूरत होती है। तो आप इस तरह करके चीज़ें कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो फंक्शंस क्या है? ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थ्रू आउट द प्रोग्राम आप जितनी बार आप इसको कॉल करना चाहते हो आप उतनी बार कॉल कर सकते हो, दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। अब ब्लॉक की अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। इस ब्लॉक में अगर मैंने लिख रखा है C=A+B, दैट मीन्स ये फंक्शंस बस A+B करेगा, ये A-B नहीं करेगा। अनटिल और अनलेस आप अगर A-B अगर लिखते हो तब जाके ये आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों करेगा। तो फंक्शंस की बातें होती है और अलग अलग तरह की चीज़ें होती है। फिर फंक्शंस क्या होता है? फंक्शंस हेल्प करता है ब्रेक द लार्ज प्रोग्राम इनटू द स्मॉलर। जैसे आपको बताया मैंने, क्योंकि थ्रू आउट द प्रोग्राम में अगर वही सेम ब्लॉक बार बार यूज़ हो रहा है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लेके चलो। मान लो मेरा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ, मैंने कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया, कोई भी मैंने यूज़र से इनपुट लिया, 2 इनपुट्स लिए, फिर मैंने उस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ किया, A+B किया, और इसको मैंने ऐड ऑन कर दिया A+B के अकॉर्डिंग। ये दैट्स ओके, इतना फाइन है। अब जब अगर मैं यूज़र से 2 ही इनपुट्स लेना चाह रहा हूँ और उस पर्टिकुलर चीज़ को कहीं और पे कॉल करना चाहता हूँ, सपोज इन केस ऑफ द एरिया, तो A×B, मैंने ये पर्टिकुलर चीज़ बार बार रन करनी पड़ेगी। तो आप अगर इसको किसी ब्लॉक के अंडर में डाल दो, किसी फंक्शन ब्लॉक के अंडर में डाल दो, आपने डेफ बना लिया और उसके अंदर में आपने A= और B= आपने एंटर कर दिया, तो आप अगर चाहते हो इस प्रोग्राम को बार बार एग्जीक्यूट करना, मतलब इस पर्टिकुलर लाइन को बार बार एग्जीक्यूट करना, तो सिंपली जो भी आपने लिख रखा है यहाँ पर, जैसे मैंने INP के नाम से लिख रखा है, तो आपने क्या करना है? INP को कॉल कर देना है, दैट्स इट। जैसे आपने INP को कॉल किया यहाँ पर, ये आपका वहीं पे प्रोग्राम सॉर्ट आउट हो जाएगा। और मतलब ये पूरा आपको जो लाइन है, जो 2 लाइन का कोड है, उस पर्टिकुलर 2 लाइन के कोड को आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो आपके पास ये ध्यान में रखना है कि फंक्शन कॉलिंग, कैसे आप फंक्शन को कॉल करते हो। तो ये वाली आपके पास चीज़ आ जाती है। तो हमारे पास ये फंक्शंस होते हैं, और मैनेजेबल पार्ट, इसके जो पार्ट्स होते हैं मैनेजेबल होते हैं। इम्प्रूव द कोड रीयूजेबिलिटी दैट मीन्स उसी कोड को बार बार अगर आपको यूज़ करना है तो दैट इज़ द रीयूजेबिलिटी। फिर नेक्स्ट पार्ट होता है रीडेबिलिटी। एक तरह से इसको समझने में आसानी होती है प्रोग्राम को, क्या कि आपको इतना पार्ट है क्या कि हाँ ये फंक्शंस है, और अब आप वहाँ पे गए, उस पर्टिकुलर फंक्शन को आपने देख लिया, क्या आपको समझ में आ गया कि आखिर उसमें पार्ट कौन सी
रीडेबिलिटी के अकॉर्डिंग सही है और चीज़ें आपको कौन कौन सी चीज़ें कॉल की गई। जब हम इसको प्रोग्राम्स में जाएंगे ना तो इसमें थोड़ी सी आसानी आपको होगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन में अलग अलग है। एक बिल्ट इन फंक्शन मतलब जो पाइथन आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, मतलब आपको इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे प्रिंट स्टेटमेंट, इनपुट स्टेटमेंट, लेन स्टेटमेंट, टाइप स्टेटमेंट, मैक्स, मीन, सम, सॉर्टेड, रेंज, एड, फ्लोट, स्ट्रिंग, str। ये सारे फंक्शंस आपके पास क्या है जो पाइथन के द्वारा खुद ब खुद बनाए गए हैं, मतलब इस फंक्शन को आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, इन फंक्शंस को आप कीवर्ड्स भी बोल सकते हो, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ये पर्टिकुलर कीवर्ड्स होते हैं। इस पर्टिकुलर कीवर्ड को आप कॉल आउट या कॉल करना चाहते हो तो उसमें भी आपको दिक्कत होती है, क्योंकि प्रिंट ऑलरेडी यूज़ होता है या इस तरह के फंक्शंस वगैरह कहीं ना कहीं आपके पास यूज़ होते हैं, तो आप इस तरह का फंक्शन क्रिएट नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात, ही ऑलरेडी क्रिएटेड है। एडवांटेज क्या है? इजी टू यूज़, मतलब दिक्कत नहीं होती इस पर्टिकुलर फंक्शंस को यूज़ करने में। नो नीड टू डिफाइन दैम, मतलब आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज मैक्स? मैक्स क्या करेगा? मैक्सिमम वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। व्हाट इज मिन? मिनिमम वैल्यू को। सम क्या करेगा? तो जितने भी एलिमेंट्स है सबको सम कर देगा, अगर वो इंटीजर है तो। ऑब्वियस सी बात है, आप a+b इसको आप नहीं कर सकते ऐड, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके पास फ्लोट फंक्शन है, इंट फंक्शन, इंट फॉर इंटीजर, रेंज मतलब किसी पर्टिकुलर रेंज में अगर आपको इस तरफ से उस तरफ अगर जाने की कोशिश करनी है, दैट इज द रेंज फंक्शन। दूसरा आपके पास फंक्शन होता है फंक्शंस डिफाइंड बाय द मॉड्यूल। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से मॉड्यूल हैं। जैसे 11th क्लास में आपने रैंडम मॉड्यूल, स्टैटिस्टिक मॉड्यूल और आपने मैथ मॉड्यूल, ये 3 मॉड्यूल्स आपने पढ़े थे, ठीक है। तो एक और डेट एंड टाइम मॉड्यूल अगर मैं इसमें कंसिडर करना चाहूँ तो मॉड्यूल्स होते हैं। कैसे हम मॉड्यूल को इंपोर्ट करते थे? तो इंपोर्ट द मॉड्यूल इस पर्टिकुलर, तो हमने क्या होता था, प्रोग्राम में बस एक वर्ड लिखना होता था, डैट इज़ द इंपोर्ट। और जैसे मैथ को, तो मैंने बस मैथ लिख दिया और एंटर हिट कर दिया। अगर आपके पर्टिकुलर पाइथन में अगर कोई एक्स्ट्रा मॉड्यूल अगर आपको इनबिल्ट एक तरह से इंपोर्ट करना है तो आपको पहले उससे इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे एक आईपी के स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, आईपी मतलब इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस को, उनको अलग से मॉड्यूल्स वगैरह करने पड़ते हैं, आपको भी करना पड़ेगा। जैसे आप अगर MySQL कनेक्टर वगैरह यूज़ करते हो उसके लिए भी आपको मॉड्यूल्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल्स होता क्या है, जैसे मैथ मॉड्यूल के अंदर में मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे फंक्शंस आ जाएंगे। जितना आप मैथमेटिक्स में फंक्शंस आपने देखा है वो सारे फंक्शंस इसके अंडर में आ जाएंगे। उसी तरह अगर मैं बात करता हूँ रैंडम मॉड्यूल के अंदर में, तो रैंडम मॉड्यूल के अंदर में जैसे रैंड इंट या चॉइस वगैरह या इस तरह के फंक्शंस वगैरह सारे आ जाते हैं, ठीक है। फिर आपके पास रैंडम में रैंड इंट आता है, रैंडम में रैंड भी आता है, फिर आपके पास रैंड रैंड रेंज भी आता है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे फंक्शंस हैं, वो सारे ये आपकी 11th क्लास के टॉपिक्स है। 11th क्लास का टॉपिक है। मैं नॉर्मली इसका लिंक जो 11th क्लास के टॉपिक है या 11th क्लास के जो आपके पर्टिकुलरली जो प्लेलिस्ट होगी उस प्लेलिस्ट में जाके आप इस मॉड्यूल्स को देख सकते हैं, या लेटर ऑन मैं अगर इस पर्टिकुलर चीज़ को डिस्कस करूँगा उसके अकॉर्डिंग। मैंने हर एक के साथ ना एग्जांपल्स दे रखे हैं, जितने भी नोट्स में जो भी चीज़ें हैं ना मैंने उसके साथ एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है मैथ मॉड्यूल का, तो मैंने क्या किया, इम्पोर्ट मैथ। जैसे मैंने आपको बताया था इम्पोर्ट कीवर्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग आप जो मॉड्यूल कॉल करना चाहते हो वो मॉड्यूल्स आप कॉल करते हो। तो मॉड्यूल होते क्या है इसके बारे में मैंने बता रखा था, मॉड्यूल और लाइब्रेरीज वगैरह, इसको लाइब्रेरीज या मॉड्यूल्स बोल लो आप। फिर आपने क्या किया, मैथ डॉट स्क्वायर, ये जो होता है ना ये कनेक्टर की तरह काम करता है। मतलब मैथ मॉड्यूल के अंदर में स्क्वायर रूट एक फंक्शन है, मैं उसको कॉल कर रहा हूँ। तो स्क्वायर रूट फंक्शन क्या करेगा, 25 का स्क्वायर रूट बना देगा, डैट इज द 5। सो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 5। तो इस तरह करके मैथ मॉड्यूल हमारे यूज़ में आते हैं, या कोई भी मॉड्यूल यूज़ में आता है। फिर आपके पास नेक्स्ट जो फंक्शन है वो नेक्स्ट फंक्शन है आपके पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन दैट मीन्स जो हमने बनाया है, जिसके लिए हमें ना ही पाइथन में डिफाइंड है ना ही मॉड्यूल में डिफाइंड है, तो हमने बनाया है। जैसे यहाँ पे देखो हम फंक्शंस बनाते कैसे, तो फंक्शंस का हमेशा ध्यान में रखना, वी क्रिएट अ फंक्शन विद द कीवर्ड ऑफ डेफ। अब जैसे यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है ग्रीट के नाम से, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे ग्रीट, और फिर हमने ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया, और रेशियो साइन, ये मस्ट है ध्यान में रखना। ये रेशियो साइन क्या काम करता है, आपका इंडेंटेशन को इम्प्लीमेंट करता है। तो आपका नेक्स्ट लाइन ना यहाँ से स्टार्ट होगा। तो मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया प्रिंट और यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो और मैंने ये लिख दिया,
तो ये जो ग्रीट फंक्शन है ये क्रिएट हो गया। अब अगर मैं नॉर्मली इसको कॉल करना चाहता हूँ तो मैं नॉर्मली कॉल करूँगा इस तरह से, ये ग्रीट किया और फंक्शन को ओपन और क्लोज कर दिया। तो ये क्या होगा, ये फंक्शन आप ग्रीट फंक्शन कॉल कर रहे हो तो ये क्या करेगा, थ्रू आउट द प्रोग्राम सर्च करेगा क्या ग्रीट नाम से कोई कोड जो है वो रीयूजेबिलिटी के अकॉर्डिंग है, यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आपको यहाँ से यूज़ होगा, जिसके कारण आपके पास यहाँ पे हेलो इज द आउटपुट आ जाएगा। तो देखो इसके एडवांटेजेस क्या है। नेक्स्ट होता है आपका रिड्यूस रिपीटेशन, मतलब अगर मैं बार बार अगर इसी पर्टिकुलर चीज़ को प्रिंट करना चाहता हूँ तो हमारे पास रिपीटेशन नहीं करना पड़ेगा। हम नॉर्मली इसी फंक्शन को जितनी बार आप लिख दो, सपोज आपने ग्रीट अपने फंक्शन ओपन क्लोज कर दिया, फिर आपने ग्रीट लिख दिया, फिर फंक्शन ओपन क्लोज कर दिया, तो मैं अगर एक काम करता हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ के अकॉर्डिंग आपको ना दिखाता हूँ। ये मैंने पाइथन ओपन कर लिया। अब पाइथन में मैं नॉर्मली अभी ना पाइथन के अलग अलग मोड्स वगैरह हैं, हम पाइथन के अलग अलग मोड्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे और अलग अलग चीज़ों के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। तो पाइथन के मोड्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो कौन सी चीज़ें आपके पास आती हैं या कौन सी चीज़ें आपको करनी होती हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम नॉर्मली। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ना एक फंक्शन बनाते हैं, जो फंक्शन का नाम जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा था, हमने एक फंक्शन बनाया डेफ और इसको बना दिया हमने ग्रीट के नाम से। ये हमारा फंक्शन हो गया। और फिर जैसे मैंने आपको बोला था रेशियो साइन हमने इंसर्ट करना होगा, और यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया प्रिंट, और इसके बीच में मैंने जो भी चीज़ें आप जो भी चीज़ यहाँ पे लिखना चाहते हो आप वो लिख सकते हो। जैसे इनसाइड द प्रोग्राम आई हैव यूज द हेल्प प्रोग्राम। और एक बात ध्यान में रखना, जब आप यहाँ पर इंटरेक्टिव मोड में काम करते हो तो यू हैव टू एंटर 2 टाइम्स। आपने कर दिया। अब मैं अगर सिंपली ग्रीट को कॉल करूँ, मुझे प्रिंट स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ बस ग्रीट को कॉल कर रहा हूँ और एंटर हिट कर रहा हूँ। ये क्या कर रहा है बेसिकली उस फंक्शन को मैं जितनी बार कॉल करूँगा उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए उतनी बार वो कॉल होगा। तो यही होता है हमारा रीयूजेबिलिटी, मतलब आप सेम फंक्शन को अगर बार बार कॉल करना चाहते हो तो रीयूजेबिलिटी के अंडर में आपके पास ये कॉन्सेप्ट आते हैं। तो रीयूजेबिलिटी हमारे पास यही कॉन्सेप्ट में आता है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट इसी तरह हम आगे की ओर चीज़ें देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है, क्रिएटिंग यूज़र डिफाइंड फंक्शन। जैसे आपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अकॉर्डिंग मतलब यूडीएफ के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे यूडीएफ के अकॉर्डिंग देखा, उसी को थोड़ा सा और एलोबरेट करने की कोशिश की है, ठीक है। तो क्या होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अकॉर्डिंग, यूज़र डिफाइंड फंक्शन में आपको डेफ ये तो कीवर्ड है, फिर आपको क्या करना है फंक्शन का नाम लिखना है। फंक्शन का नाम मतलब जो भी चीज़ें हैं वो शायद जो भी जिस नाम से बनाना चाहते हो, आप ग्रीट के नाम से बनाना चाहते हो, ऐड के नाम से बनाना चाहते हो, ये इस तरह के। अभी तो हमने फ़िलहाल ग्रीट वाले में मैंने कोई यूज़ नहीं किया था, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली थी। अगर ब्रैकेट के अंदर में आप कोई भी चीज़ डाल देते हो डैट इज़ नोन एज द पैरामीटर, और ये आपके 12th क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखना। पैरामीटर, अब पैरामीटर जैसे यहाँ पे मैंने पैरामीटर को डिफाइन किया और पैरामीटर के अंदर में मैंने 2 वैल्यूज़ डाली हैं ए और बी। तो अब ए और बी को मैंने क्या किया, रिजल्ट मतलब इस पर्टिकुलर वैल्यू को मैंने किस में सम अप कर दिया, रिजल्ट में मैंने सम अप कर दिया, ऐड ऑन कर दिया, और फिर बाद में मैंने क्या किया प्रिंट कर दिया। तो ये मेरा स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। अब जब भी मैं कोई भी वैल्यूज़ वगैरह डालूंगा, ये डेफ फंक्शन के अंडर में है, अगर मैं कोई भी वैल्यू डालूंगा तो आप सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। इस पर्टिकुलर फंक्शन को मैं क्रिएट करता हूँ या इस पर्टिकुलर फंक्शन के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पर, मैंने यूज़ किया अगेन DEF, और मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पे ऐड फंक्शन। ऐड फंक्शन मैंने 2 वैल्यूज़ डाल दी। यहाँ पर आपके पास 2 वैल्यूज़ है A, B, और फिर मैंने डाल दिया यहाँ पे रेशियो साइन। एंटर हिट किया, मैंने यहाँ पे एक रिजल्ट इक्वल टू मैंने कर दिया A + B ब्रैकेट, और मैंने एंटर हिट किया। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट स्टेटमेंट, और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में मैंने रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। एक्चुअली ये वेरिएबल है, दैट्स वाई हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर ये वेरिएबल नहीं रहता तो हम इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करते हैं। फिर मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे आपको 2 बार एंटर करना पड़ जाता है। फिर आप क्या करते हो, आप फंक्शन को कॉल करना चाह रहे हो। आप ध्यान से देखो, ग्रीट वाले में मैंने कोई फंक्शन में कोई वैल्यू नहीं डाली थी, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कुछ वैल्यू डाल दूँ, जैसे 4, 5 डाल दिया। अब मैं अगर बाहर निकलूँ तो इसकी वैल्यू 9 बता,
ये क्या काम कर रहा है, ये एक्चुअली 4 और 5 दोनों को ऐड ऑन कर रहा है। मतलब 4 जो है पहली वाली वैल्यू डेट मीन्स ए, और जो 5 है वो दूसरी वाली वैल्यू डेट मीन्स बी। इन दोनों के लिए आपके पास ऐड ऑन हो रहा है, या इन दोनों के लिए आपके पास क्या हो रहा है, सम अप हो रहा है। तो आप हमेशा ध्यान में रखना, जब भी कभी भी फंक्शंस वगैरह कॉल करते हो, जैसे आपने फंक्शंस बनाया डेफ, आपने बनाया यहाँ पे ऐड फंक्शन बनाया और यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दिया आपने ए कॉमा बी, और फिर आपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपने डाल दिया ए प्लस बी, फिर आपने स्टेटमेंट डाल दिया प्रिंट, और प्रिंट में आपने डाल दिया यहाँ पे रिजल्ट। ये चीज़ें हो गई। फिर आपने फंक्शंस को कॉल कर दिया, जैसे ऐड के नाम पे आपने कॉल किया और यहाँ पे डाला 5,4 या 5,6। तो जो पहली वाली वैल्यू है वो ए के लिए है, जो दूसरी वाली वैल्यू है वो बी के लिए। अच्छा, व्हाट इफ़ अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह 3 डाल दूँ, बात समझो क्या होगा अगर मैं 2 की जगह 3 डाल दूँ। मान लो ए और बी है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 9, फिर मैंने डाल दिया 6, फिर मैंने डाल दिया 7। दिक्कत क्या है, मैं 3 वैल्यू पास कर रहा हूँ, किसको, ऐड फंक्शन को। अब लेकिन दिक्कत क्या है, 3 वैल्यू पास कर रहा हूँ, लेकिन ये तो 2 ही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, ए और बी। तो व्हाट अबाउट द 7, इस 7 के कारण एरर शो कर देगा। लेट मी शो, प्रोग्राम में चलते हैं, फिर से हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कॉपी करते हैं और इसी प्रोग्राम को रन करते हैं। लेकिन नाउ आई एम गोइंग टू असाइन द 3 वैल्यूज। क्या लिखा हुआ गया, एड फंक्शन टेक्स द 2 पोजिशनल आर्गूमेंट्स। मतलब 2 ही आर्गूमेंट्स होते हैं, आप 2 ही आर्गूमेंट्स दे सकते हो, लेकिन तुमने क्या दे दिया, 3 आर्गूमेंट्स दे दिए। अब 3 आर्गूमेंट्स देने का मतलब क्या है, क्या आपका एरर शो करेगा। तो इस पर्टिकुलर चीज़ों को हम बोलते हैं एक तरह से पोजिशनल। तो उसी तरह बात होती है आपके पास आर्गूमेंट के टाइप्स के, क्या होते हैं आर्गूमेंट के टाइप, कैसे होते हैं। यहाँ पे देखो एक बात ध्यान में रखना, जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हो तो डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हो। एक फंक्शन का नाम होता है और उसके साथ में पैरेंथेसिस होता है। फंक्शन का नाम हो गया और एक पैरेंथेसिस हो गया और एक डेफ कीवर्ड यूज़ करते हो, ठीक है, ये ध्यान में रखना। फिर कॉलन डालते हो, फिर आपके पास ब्लॉक ऑफ फंक्शन बॉडी होता है। इस बात का हमेशा ध्यान में रखना, ये नहीं तो ये हमेशा एरर शो करेगा। अब हम बात करते हैं आर्गूमेंट्स की। व्हाट आर द आर्गूमेंट्स, आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स या आर्गूमेंट्स। आपके पास पैरामीटर्स या आर्गूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं अलग अलग। अब देखो पैरामीटर्स क्या होते हैं, अभी आपने अगर कोई भी फंक्शंस यूज़ किया जैसे ऐड और ब्रैकेट में डाल दिया ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को आप बोलेगा पैरामीटर, ठीक है। आप हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि आप यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन में आप क्या यूज़ करोगे, एक वेरिएबल यूज़ करोगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पैरामीटर। लेकिन अगर किसी ने यूज़ कर लिया यहाँ पर ऐड 4,3 डेफ के अंदर में, मैं बोल रहा हूँ डेफ के अंदर में, ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ को आप क्या बोलोगे, आर्गूमेंट। तो फंक्शंस जब भी हम कॉल करते हैं या फंक्शन को कभी भी अगर हम इस तरह पास ऑन करते हैं, तो हमें ये फंक्शंस के फंक्शन बॉडी के अकॉर्डिंग, कॉलिंग के अकॉर्डिंग ये यूज़ होता है। मतलब अभी थोड़ी देर पहले हमने ये फंक्शन भी किया था ना, यहाँ पे हमने ए और बी यूज़ किया है। ए और बी डेट मीन्स क्या है, पैरामीटर्स। लेकिन जब हम उसे पास कर रहे हैं वैल्यूज़, तो ये आपके पास क्या होते हैं, एक तरह से आर्गूमेंट पास होने हैं। कहाँ पे, 4 ए की जगह, 5 बी की जगह। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पे आपके पास फंक्शंस में आर्गूमेंट्स यूज़ होते हैं, कहाँ पे आपके पास पैरामीटर। अब इसी के अकॉर्डिंग ना हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, क्या, पैरामीटर्स या आर्गूमेंट्स के। ऑब्वियसली बात है, पैरामीटर और आर्गूमेंट के टाइप्स होते हैं। सबसे पहले बात, आर्गूमेंट मस्ट बी पास्ड इन द सेम ऑर्डर। मैंने आपको बताया था अगर ए कॉमा बी है तो आपको ए के लिए पहले करना है और बी के लिए बाद में करना है। जैसे आपने यूज़ किया था 4,5, मतलब पहली वाली वैल्यू किसको असाइन हो गई थी, ए को, दूसरी वाली वैल्यू किसको असाइन हो गई थी, बी को। तो इस बात का हमेशा ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है, मान लो आपको ए माइनस बी करना है और आपको लिखना क्या है 5-4, लेकिन आप फंक्शन में पास कर दे तो 4-5, तो ये क्या काम करेगा, ये 4-5 कर देगा, ना कि ये 5-4 करेगा। ऑब्वियसली बात है। तो आपको सीक्वेंस का हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे देखो, डिवाइड करना है आपको 10 को 2 से, ये सीक्वेंस है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी।
लेकिन जब आप ये करोगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी, तो ऑब्वियस बात है दोनों में वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो जब वैल्यू चेंज हो जाएगी तो आपके आंसर्स तो गलत आएंगे। तो आप हमेशा ध्यान में रखना है आपने कि आपका सीक्वेंस क्या है। दूसरा, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कहने मतलब अब बाय चांस यूज़र ने कोई वैल्यू ही पास ऑन नहीं की, यूज़र ने कोई वैल्यू ही पास आउट की, मतलब ऐसे कैसे पता चलेगा यूज़र ने कोई वैल्यू पास ऑन नहीं की? तो फिर उसको आउटपुट क्या आएगा? मान लो हम ऐड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, आपने यूज़ कर लिया यहाँ पे डेफ और ऐड फंक्शन यूज़ कर लिया। तो अब ये अगर मैंने रेशियो साइन लगा के यहाँ पे मैंने अगर मान लो रिज़ल्ट को अगर मैंने a+b कर दिया और फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया res, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देखना। यहाँ पे def ऐड और यहाँ पे मैंने लिख दिया a, b, सॉरी यहीं पे कर देते हैं हम a, b रेशियो साइन, और यहाँ पे हम अलग चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पे कर देते हैं हम a = 6, b = 7 रेशियो साइन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया रेस a+b और फिर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया यहाँ पर res, ठीक है। अब मैं अगर इसको अकॉर्डिंग देखूँ, यहाँ पे अगर आपने ऐड फंक्शन कॉल किया, ठीक है, यू मस्ट असाइन सम वैल्यू टू a एंड b। लेकिन अगर आप ऐड फंक्शन अगर ब्लैंक कर देते हो, यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो आपको बोला जाएगा क्या कि भाई कोई पैरामीटर तो असाइन करो। जैसे ये फंक्शन देखो, इस फंक्शन में मैंने a और b की वैल्यू मैंने की नहीं है। तो अब अगर मैं यहाँ पर सिंपली ऐड फंक्शन को कॉल करूँ और ऐड फंक्शन को अगर मैं यहाँ पे पास ऑन कर दूँ, तो अगर मैं ऐड फंक्शन के अकॉर्डिंग चलता हूँ, ये मैंने किया और यहाँ पे वैल्यू मैंने हटा दी, इसने क्या शो कर दिया? एरर। क्या एरर शो किया? तो उस एरर के अकॉर्डिंग देख लो। ऐड फंक्शन मिसिंग द 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट दैट इज द a एंड b। मतलब आपने आर्गूमेंट को डिफाइन कर रखा है भाई, आपने a और b को डिफाइन कर रखा है, लेकिन आप कोई आर्गूमेंट पास ऑन नहीं कर रहे हो, सो दिस इज एन एरर। लेकिन इससे पहले ग्रीट वाले में तो हम कोई आर्गूमेंट नहीं पास कर रहे थे, इसलिए आउटपुट दे रहा था वो। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ डिफाइन ही नहीं किया था। वो तो डिफाइन नहीं करना बनता है। लेकिन जब भी आप फंक्शंस को डिफाइन करते हो और अगर आप उसमें a और b की वैल्यू डाल देते हो पहले ही, तो अगर कोई पर्सन यहाँ पर अगर वो लिख देता है ऐड और यहाँ पे लिख देता है सिंपली ये, तो ये क्या काम करेगा ना, ये a की वैल्यू 6 ले लेगा, b की वैल्यू 7 ले लेगा, उसका आउटपुट करके उसने रिजल्ट दिखा देना, बस और क्या। अगर आपने वैल्यू डाल दी यहाँ पे ऐड और डाल दी यहाँ पे 7,8, तो अब ये इसको नहीं लेगा, ये डिफॉल्ट वैल्यू को नहीं लेगा, ये क्या लेगा? 7 a की जगह और 8 b की जगह, तो उसका आउटपुट दिखा देगा। इस प्रोग्राम को भी देख लो। तो मैंने यूज़ किया यहाँ पर डेफ ऐड फंक्शन यूज़ किया और मैंने ब्रैकेट के अकॉर्डिंग यूज़ कर दिया यहाँ पर a = 6 या a = 3, b = 7, ठीक है। मैंने ये क्लोज किया, कॉलन लगाया, एंटर हिट किया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ res = a+b, एंटर, प्रिंट res। दो बार करने थे पुट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ सिंपली ऐड फंक्शन, ऐड ब्रैकेट ओपन क्लोज। देखो 10 आ गया। क्यों आया 10? क्योंकि a की वैल्यू 3 थी, b की वैल्यू 7, दैट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो अगर किसी बंदे ने अगर ये कर दिया ऐड 5,6 कर दिया, उसका आउटपुट क्या आएगा? ये आएगा। बाय चांस अगर किसी बंदे ने ऐड, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 और ब्रैकेट क्लोज करके मैंने एंटर हिट कर दिया, यहाँ पे 10 आ गया। क्यों आया? ये जो पहली वैल्यू है ना, ये a के लिए असाइन होगी। फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, मैंने ऐड यहाँ पे डाल दिया 5, 12 आ गया। क्यों आया? ये पहली वैल्यू है, ये पहली वैल्यू किसको असाइन होगी? a को। दूसरी वैल्यू उसने बाय डिफ़ॉल्ट ले ली, इसलिए उसने एरर भी चेंज शो नहीं किया। क्यों? क्योंकि दूसरी वैल्यू उसके पास है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों को, क्योंकि आखिर ऐड फंक्शंस किस तरह, या पर्टिकुलर जो फंक्शनल पैरामीटर है या जो पैरामीटर्स हमारे पास यूज़ हो रहे हैं, तो हम उस पैरामीटर्स को हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ चीज़ आती है।
तो हमने अभी फ़िलहाल के लिए दो पैरामीटर्स देखे हैं, दो तरह के पैरामीटर्स देखे हैं। द फर्स्ट वन दैट इज द डिफ़ॉल्ट पैरामीटर एंड द सेकेंड वन इज़ द पोजिशनल पैरामीटर। मतलब पोजिशनल पैरामीटर में ध्यान में रखना सेम ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की बात करते हैं, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में आपके पास आर्गुमेंट टू बी प्रोवाइडेड, आपको आर्गुमेंट वो प्रोवाइडेड होने की कोई एक तरह से वो नहीं होती है, नीड नहीं होती है। अगर आपके पास ऑलरेडी है वहाँ पे तो हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास आता है फंक्शनल रिटर्न वैल्यू। देखो किसी भी चीज़ को आप अगर प्रिंट करते हो या कोई भी चीज़ अगर काम करते हो तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि आखिर क्या वैल्यू उसकी आनी है, प्रिंट क्या होना है। तो हमें ये तो समझना चाहिए कि उसकी वैल्यू क्या प्रिंट होनी है या उसकी वैल्यू क्या क्या आनी है या कैसे क्या आनी है। तो उसे ना हम फंक्शनल रिटर्न वैल्यू के अकॉर्डिंग भी हम असाइन कर सकते हैं। तो आपने जैसे यहाँ पे a प्लस बी को लिखा था RES इक्वल टू, तो आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे रिटर्न फंक्शन यूज़ कर सकते हो। रिटर्न फंक्शन इक्वल टू नहीं यूज़ करना, रिटर्न बस a प्लस बी लिख दो यहाँ पे। ये काम करेगा, a प्लस बी की वैल्यू रिटर्न करेगा जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, ये a प्लस बी की वैल्यू तो प्रिंट कर देगा, दे देगा, लेकिन किसको देगा, किसी न किसी को तो देना पड़ेगा ना। तो जब आप दोबारा फंक्शन को कॉल करते हो तो उस फंक्शन को ना एक किसी पैरामीटर को असाइन करना होगा, वह वेरिएबल को असाइन करना होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, ऐड फंक्शन को मैंने 5 और 7 पास ऑन किया, और जब ऐड फंक्शन कोई वैल्यू असाइन करेगा या देगा, वो मैं किसको दे रहा हूँ, रिजल्ट को, और मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह करके आप स्टेटमेंट्स वगैरह बना सकते हो या इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। अब एक साथ अगर मान लो 10-15 वैल्यूज़ को मैंने रिटर्न करवा दिया है, तो इस 4 वैल्यूज़ को रिटर्न करवा दिया। अब मान लो 4 वैल्यूज़ को रिटर्न करवाया तो आप 4 अलग अलग वेरिएबल्स बनाओगे, और सारी वैल्यूज़ होता है, ये ध्यान में रखना, अगर मैंने a, b, c लिख रखा है और इस तरफ इक्वल टू करके मैंने 3, 4, 5 लिख रखा है, तो 3 इसकी वैल्यू है, 4 इसकी वैल्यू है और 5 इसकी वैल्यू है। इस तरह भी आप यूज़ कर सकते हो। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या आखिर क्या है, एग्जीक्यूशन क्या है, व्हाट इज़ द फ्लो क्या है। सपोज यू हैव रिटन अ प्रोग्राम इन द पाइथन, दैट इज़ द डेफ स्टार्ट किया आपने, और डेफ से लेकर लास्ट में आपने फंक्शन की कॉलिंग कर ली, आपने ये भी, दिस इज़ द फंक्शन, एंड एट द एंड यू हैव कॉल द फंक्शंस ए बी। दिस इज़ द होल प्रोग्राम। मे भी हो सकते हैं 50 लाइन हो, मे भी हो सकते हैं 10 लाइन हो, ये डिपेंड करता है। तो जब भी एग्जीक्यूशन होता है, इट विल गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन विल अप्रोच, ये विल फॉलो द प्रोसेस ऑफ टॉप टू बॉटम। दूसरी बात, ये किसी फंक्शन की बॉडी को अपने आप रन नहीं करेगा, ये तब रन करेगा जब हम उसे कॉल करेंगे। मान लो मैंने कोई फंक्शन लगाया, डज नॉट रन द फंक्शन बॉडी, ठीक है। अगर कोई फंक्शन डेफिनेशन से वगैरह आपकी बना रखी है तो ये उसको रन नहीं करेगा। जब उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, जैसे मैंने ऐड ए बी फंक्शन को कॉल किया, तब जाके ये क्या करेगा, ये डेफ ये वाले फंक्शंस को क्या करेगा, कॉल करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, द पाइथन जंप टू द फंक्शन। व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, पाइथन इज जंप टू फंक्शन। मतलब मान लो यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल किया, कहाँ पे पहुँच गया ये, दोबारा स्टार्टिंग ऑफ द फंक्शन। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान में रखना, ये आपके पास फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, मतलब हमेशा होता है टॉप टू बॉटम। लेकिन अगर किसी फंक्शन को कॉल किया गया है तो ऑटोमेटिकली उस फंक्शन के पास जंप कर जाएगा। जब सारी चीज़ें हो जाती हैं, फंक्शन को कॉल कर दिया या इस तरह की चीज़ें हो गई, तो उसमें अगर कोई प्रिंट स्टेटमेंट होता है, प्रिंट स्टेटमेंट जैसे ख़त्म होता है, वो बैक टू द प्रोग्राम चला जाता है जहाँ पे उसने लास्ट एग्जीक्यूशन किया था। तो हमारा इस तरह का होता है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। तो जब हम फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो हमारा ये है। अब देखो एक टॉपिक है आपका स्कोप ऑफ वेरिएबल। व्हाट इज स्कोप? स्कोप मतलब आखिर वो जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया। अब मान लो आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया, वो वेरिएबल ना अलग अलग जगह डिफाइन हो सकता है। जैसे एक स्कूल है आपका, ठीक है, इनसाइड दैट स्कूल एक क्लास है, ठीक है। तो क्लास के अंदर अगर कोई नेम डिफाइंड है, आप मेरी बातें समझने की कोशिश करना, अगर क्लास के अंदर कोई नेम अगर डिफाइंड है, तो नेम अगर डिफाइंड है तो आपके पास क्या है, वो उसी क्लास के अंदर में ही समझ में आएगा, वो क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही बात बोलूँ,
अगर कोई नाम, जैसे अगर आप बात बोलते हो कि क्लास के अंदर सपोज अमित नाम का कोई बंदा है, ठीक है, वो क्या है, क्लास के अंदर में डिफाइंड है, तो वो उसी क्लास में डिफाइंड है या उसी क्लास के बच्चे उसे जान रहे हैं। बाहर क्लास या बाहरी क्लास के बच्चे उसे नहीं जानेंगे अनटिल का अनलेस ये उसके साथ इंटरेक्ट ना करें। तो सिंपल सी बात है, एक विद इन द क्लास एक स्टूडेंट उसी क्लास के लिए सही होता है या उसी क्लास के अंदर जाना जाता है। उसे दूसरी क्लास का मेंबर उसे कॉल नहीं कर सकता या उसी दूसरी क्लास या दूसरे सेक्शन का बच्चा उसे अपने सेक्शन में बुलाना नहीं चाहना, ये बुलाता नहीं है। तो ये क्या होता है, एक तरह से स्कोप होता है। तो हर एक वेरिएबल का भी अपना स्कोप होता है। सपोज आपने डेफ फंक्शन बनाया ए बी और इसमें आपने ए कॉमा बी कर दिया। अब यहाँ पे सी इक्वल टू आपने लिख दिया ए प्लस बी। तो ये जो वेरिएबल है ये स्टेप फंक्शन के अंडर में, ये जो ए बी है ये स्टेप फंक्शन के अंडर में है, इस फंक्शन के अंडर में। अब मैं अगर इसको कहीं और से कॉल करूँ, जैसे मैंने एक नया फंक्शन बनाया है जो कि डेफ फंक्शन नहीं है, मतलब डिफाइन नहीं किया, मैंने फंक्शंस को कॉल किया, जैसे ए बी सी के नाम से फंक्शन कॉल किया और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने सी कॉमा डी कर दिया। अब ये सी कहाँ पर है, इस फंक्शन के अंदर में, तो ये इसे कॉल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे डिफाइंड है। इसे हम बोलते हैं लोकल। ये कौन सा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल। और लोकल वेरिएबल शुड बी एक्सेसिबल या इट कैन बी एक्सेसिबल अंडर द डिफाइंड फंक्शंस ओनली। जिस फंक्शंस के अंदर में डिफाइंड है या जिस फंक्शन बॉडी के अंदर में डिफाइंड है, लोकल वेरिएबल सिर्फ उसी फंक्शन बॉडी के अंदर से कॉल किया जा सकता है। और जस्ट इसका अपोजिट दूसरा हम वेरिएबल बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, वो इनसाइड द फंक्शन नहीं होता, वो फंक्शन के बाहर बैठा हुआ रहता है। ठीक है, फंक्शन के अंदर में भी होता है, लेकिन हम बाद में डिफाइन करेंगे फंक्शन के अंदर में कैसे होता है। लेकिन हम देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन के बाहर बैठा हुआ रहता है, तो उसे कोई भी फंक्शन कॉल कर सकता है। मतलब उसकी जो रीच है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम है, वो किसी भी प्रोग्राम के किसी भी फंक्शन के द्वारा कॉल किया जा सकता है। लोकल वेरिएबल क्या होता है, वो विद इन द प्रोग्राम होता है और उसी के अंदर। मैं इसको डिफाइन करके ये ऐसे बताता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो लोकल स्कोप, अ वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन एग्जिस्ट ओनली विद इन दैट फंक्शन। जैसे यहाँ पे एक टेस्ट फंक्शन है, उसके अंदर में एक वेरिएबल मैंने असाइन किया है या डिफाइन किया है x इक्वल टू 10। तो ये क्या है, x सिर्फ टेस्ट फंक्शन के अंडर में ही डिफाइंड है, इसे हम किसी दूसरे फंक्शन से कॉल नहीं कर सकते। जैसे मैंने टेस्ट, अगर मैंने कॉल किया, ये फंक्शन कॉल किया, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली उसे एक्सेस करना चाहूँ, प्रिंट एक्स करना चाहूँ, ये एरर शो करेगा। क्यों शो करेगा, नहीं डिफाइन है भाई। लेकिन अगर मैं टेस्ट फंक्शन को कॉल करता हूँ तब उसके लिए ये डिफाइंड है। तो इस तरह के वेरिएबल को आप बोलते हैं लोकल वेरिएबल। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्रिएट व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, जब फंक्शंस को कॉल किया जाता है तभी, और डिस्ट्रॉय, जब फंक्शन आपका खत्म हो गया, फंक्शन का काम खत्म हो गया, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। आउटसाइड द फंक्शन, फंक्शन के आउटसाइड से आप इसे कॉल नहीं करते। दूसरा होता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। देखो फंक्शन की बॉडी ये रही और मैंने x को कहाँ डिफाइन कर रखा है, आउटसाइड द फंक्शन। तो अब अगर मैं प्रिंट शो करूँ या प्रिंट x करूँ, दोनों ये हमें आउटपुट देगा। ठीक है, अब दूसरी बात क्या होती है, किसी भी वेरिएबल को ग्लोबल बनाना। अब मान लो मैंने आपको बात बताई थी ना कि आप वेरिएबल बना सकते हो, ग्लोबल बना सकते हो। देखो ये फंक्शन के अंदर में x डिफाइंड है ना, यहाँ पे अगर मैंने ग्लोबल x कर दिया और x की वैल्यू क्या कर दी 20, शुरुआत में x की वैल्यू क्या थी 5। हमेशा ध्यान में रखना, अगर x की वैल्यू 5 कर रखी है और वेरी बैक नेक्स्ट लाइन में मैंने x की वैल्यू 10 कर दी, तो अब ये वाला जो है ये ख़त्म हो गया, ये मेरा 10 हो गया। अब अगर मैं करता हूँ किसी भी चीज़ को कॉल करता हूँ, तो यहाँ पे ध्यान, तो मैंने क्या किया, अपडेट फंक्शन को कॉल किया। अपडेट फंक्शन क्या कर रहा है, x क्या है, x इक्वल टू 20। मैंने क्या किया, x को ग्लोबल बना दिया और x इक्वल टू 20 असाइन कर दिया, तो x की नई वैल्यू क्या होगी 20, ये 5 वाली वैल्यू गई। अब मैं अपडेट अगर कॉल करूँ तो ये भी 20 प्रिंट करेगा, और प्रिंट x करूँ ये भी 20 प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि ये अब न्यू असाइंड वैल्यू को यूज़ करेगा, न कि ये 5 को यूज़ करेगा। तो इस तरह आपके पास हो जाते हैं
क्या स्कोप ऑफ द वेरिएबल। फिर मैंने यहाँ पे डिफरेंस बता रखा है लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास टॉपिक्स, ठीक है। पैरामीटर वाला टॉपिक वो आपके पास इंपॉर्टेंट है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और इसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं या जो भी क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिकल वाले बनते हैं, लेटर ऑन मैं धीरे धीरे करके ये सारे टॉपिक डालूंगा। और ये ध्यान में रखना, इस पर्टिकुलर नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई भी टॉपिक की वीडियो, अगर आपको पर्टिकुलरली, एक तरह से मैं धीरे धीरे करके ये सारे वीडियोस डाल ही दूंगा, लेकिन अगर आपके पास कोई वीडियोस वगैरह अगर नहीं आती है या नहीं पहुंचती है, तो आप इस पर्टिकुलर चीज़ पे मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हो या बता सकते हो क्या कि इस पर्टिकुलर टॉपिक। देखो, समझने की बात है, आप जितने अच्छे तरीके से आप समझना चाहते हो उतने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो सही है, और इस पर्टिकुलर वीडियोज़ का आप शेयर भी कर सकते हो। बाकी आपकी जो भी चीज़ें फॉलो करना है या सब्सक्राइब करना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी करना अगर चाहते हो तो कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।